प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। स्वागत करता हूं न्यूक्लियाई के पहले लेक्चर में। और न्यूक्लियाई को फिनिश करते से हम फिनिश कर देंगे मॉडर्न फिजिक्स पे। कैसे है सब? टकाटक एकदम। यस सर। तो यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और ये न्यूक्लियाई शुरू करने से पहले फटाफट से रिवाज के अनुसार देखते कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, क्या होने वाला है। ठीक है। और रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए ये मस्त सा लेक्चर। लास्ट क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। काफी सारे सवाल थे, बिल्कुल साहब, वो कर लेंगे अपन डिस्कस। वही अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसके सवाल करेंगे डिस्कस और न्यूक्लियर पोर्शन करेंगे शुरू। ओके भाई, तो आज क्या पढ़ाओगे? गुरु जी आज क्या पढ़ाओगे? न्यूक्लियर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। नाम से समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टकाटक अपना लेक्चर जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देख लेते हैं कि मेहनत पे ना फिर जाए पानी। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत बड़ी आवाज भी आ रही होगी आपको। तो आ जाओ गुरुजी, ये सवाल था। ये सर, अब सबसे पहला सवाल, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू nth एक्साइटेड स्टेट। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? गुरुजी nth एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। ठीक है, nth एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन द पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड आर। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था nth ऑर्बिटल से ग्राउंड स्टेट पर आने वाला। यस और नो? यस सर। तो nth ऑर्बिटल की जब बात की गई थी, याद करो, ये था nth ऑर्बिटल। nth ऑर्बिटल था कि नहीं था? जो हमने पहले पढ़ा था, की पॉइंट जो था nth ऑर्बिटल से n बराबर 1। तो कितने हमारे पास वो आते? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या था गुरुजी? स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला था, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, n इंटू n माइनस 1/2। लेकिन तब वहां पे n क्या था गुरुजी? तब वहां पे n था nth ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का नंबर। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है nth एक्साइटेड स्टेट। किसकी बात हो रही है? nth एक्साइटेड स्टेट। अच्छा याद करो, n बराबर 1 यानी ग्राउंड स्टेट, n बराबर 2 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना? n बराबर 2 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 3 यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बोलो, n बराबर 4 यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मतलब जो भी एक्साइटेड स्टेट आ रहे उसमें एक जोड़ दूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा। बिल्कुल साहब। अरे जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 4, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 5। इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में 1 जोड़ दूंगा तो ऑर्बिटल आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो यहां पे हमको सबसे पहले, ये तो की पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो तो हमने ऑर्बिटल के टर्म्स में पढ़ा था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये बात कर रहा है nth एक्साइटेड स्टेट की। तो nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया गुरुजी? नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया n+1। तो जो भी एक्साइटेड स्टेट है उसमें एक ऐड कर दूंगा। जो भी एक्साइटेड स्टेट है, जो भी एक्साइटेड स्टेट है उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा। बिल्कुल। अब यहां पे ये हमने ऑर्बिटल के टर्म्स में तो पढ़ा था, यहां पे लिख देता हूं, ये जो की पॉइंट पढ़ा था, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब इस सवाल में आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल दिया एक्साइटेड स्टेट। गुरुजी एक्साइटेड स्टेट दिया और वो भी कौन सा? nth एक्साइटेड स्टेट। nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया? जो भी एक्साइटेड स्टेट है उसमें 1 प्लस कर दूंगा। यस सर। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाएगी? नाउ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाएगी? वो जो हमने फॉर्मूला रटा हुआ है n इंटू n माइनस 1/2, उसमें n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन यहां पे आपको n नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं दिया, एक्साइटेड स्टेट दिया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल n+1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की जगह क्या पुट करोगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल की जगह क्या पुट करोगे? n+1 पुट करोगे। यस सर। तो वैसे जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, पूरा लिख देता हूं, इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल -1 n इंटू, अरे ये तो था, यस सर, n इंटू n-1/2। बोलो रे बेटा, यस सर, ये तो था। अरे जब nth ऑर्बिटल की बात होती है, n इंटू n-1/2, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल -1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन फिलहाल इस सवाल में आपको nth एक्साइटेड स्टेट बोल, nth एक्साइटेड स्टेट मतलब n+1 ऑर्बिटल, nth एक्साइटेड स्टेट मतलब n+1 ऑर्बिटल। यस सर। तो nth नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया? n+1 हो गया ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया? nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया? n+1। तो ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना पुट कर दिया? n+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना पुट कर दिया? n+1 -1/2। तो +1 -1 शहीद हो गया, कितना आ गया? n इंटू n+1/2। बोलो, तो एक नया की पॉइंट हासिल हो गया। ये नया की पॉइंट क्या हासिल हो गया गुरुजी? n इंटू n+1/2। अब गुरुजी आप बता दो हमको कि हम कौन सा फॉर्मूला याद रखें, कंफ्यूजन है। n इंटू n-1/2, n इंटू n+1/2, बता दू? बता दू? यस सर। n इंटू n-1/2 याद रखो, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जहां पे n बराबर 1 हो गया फर्स्ट ऑर्बिटल, n बराबर 2 हो गया सेकंड ऑर्बिटल, n बराबर 3 हो गया थर्ड ऑर्बिटल, है ना? n बराबर 3 हो गया थर्ड ऑर्बिटल, n बराबर 4 हो गया फोर्थ ऑर्बिटल, एंड सो ऑन। लेकिन जब आपको एक्साइटेड स्टेट दी हुई है ना, वेयर n इज
तो यहां पे n क्या है, वेयर n इज एक्साइटेड स्टेट, वेयर n इज एक्साइटेड स्टेट। क्या लिखा हुआ है, वेयर n इज एक्साइटेड। अगर ऑर्बिटल का नंबर दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे n इंटू n माइनस 1/2। क्या बोलती पब्लिक, यस सर। और अगर एक्साइटेड स्टेट nth ऑर्बिटल दिया है तो आप यूज करोगे n इंटू n माइनस 1/2। लेकिन nth एक्साइटेड स्टेट दिया है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, n इंटू n प्लस 1/2, जहां पे n के एक्साइटेड स्टेट। अभी कंफ्यूजन क्लियर, यस सर, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। चले आगे, इसको देख लो, ये सॉल्यूशन देख लो। चले बेटा आगे जी गुरुजी। तो 100 बात की एक बात की पॉइंट हो गया, n इंटू n माइनस 1/2। जब आपको n क्या दिया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल दिया है, इस ऑर्बिटल से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है स्पेक्ट्रल लाइन, और जब आपको nth एक्साइटेड स्टेट दिया तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। अब आप होशियार है, आपको तो देखना ही पड़ेगा कि इस ऑर्बिटल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है एक्साइटेड स्टेट। nth ऑर्बिटल से बोला तो n इंटू n माइनस 1/2, nth एक्साइटेड स्टेट से बोला तो n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अगला सवाल बोला जा रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम jumps from third orbit to second orbit, अरे रे रे, है ना, the wavelength of the emitted radiation is, तो यार बच्चा बच्चा जान रहा है इसका फॉर्मूला, 1/λ is equals to rz स्क्वायर। हाइड्रोजन की बात हो रही है, z का वैल्यू हो गया 1 इंटू 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर। याद है क्या, यस सर। कितना हो गया बेटा, 1/λ, r इंटू 1 हो गया r, 1/n लोअर फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, थर्ड से सेकंड आ रहा है, n लोअर कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस हायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, कितना हो गया बेटा गुरुजी, हो गया r इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो रहा है बेटा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो बेटा 9, 4 और 9 का कैल्शियम कितना हो गया बेटा 36, यस और नो, यस सर। 4 और 9 का कैल्शियम यानी एलसीएम हो गया 36, तो कितना आ गया आंसर, 4 और 9 का कैल्शियम यानी एलसीएम हो गया 36, 4 9 जा 36 और 9 4 जा 36, तो ये आ गया 5r/36। फिर खुश हो गए 5r/36, फिर टिक कर दिया 5r/36, फिर हो गई गलती, फिर हो गई हमसे भूल। अरे भैया आपको 1/λ का वैल्यू मिला है ना, आपसे तो वेवलेंथ पूछ रहा है, वेव नंबर पूछा होता तो 1/λ लिख देते, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वेवलेंथ कितना हो गया बेटा, 1/λ है 5r/36, तो प्यारे बच्चों लैम्डा कितना हो गया 36/5, क्या हो गया रे बेटा 36/5r। क्या यही अपना आंसर है, यस सर, यही अपना आंसर है 36/5r, फर्स्ट ऑप्शन सही है क्या, यस सर। देख लो ये तो मैच हो गया होगा, इजी है ना, ठीक है सर। चले अगले सवाल पे, चलो साहब अगले सवाल पे आ जाओ भाई, इसको छाप लो, देख लो। चल क्या कह रहा है, AIPMT 2012 का सवाल है, AIPMT 2012 का सवाल है, देखते क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स फर्स्ट जंप्स फ्रॉम, कह रहा है फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फिर आ गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 4 से सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3। जब भी आपको जो भी एक्साइटेड स्टेट दे रखा है उसमें 1 ऐड कर दोगे तो ऑर्बिटल का नंबर आ जाएगा। जो भी एक्साइटेड स्टेट दे रखा है उसमें +1 कर दोगे तो ऑर्बिटल का नंबर आ जाएगा। बता दिया मैंने, nth एक्साइटेड स्टेट मतलब n+1 ऑर्बिटल। तो कहां से कहा जा रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब 4 से, सेकंड एक्साइटेड स्टेट आ रहा है मतलब 3, तो 4 से 3 आ रहा है। एंड देन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड 2 + 1 3 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट मतलब 1 + 1 2, समझ गया। तो पहले 4 से 3 फिर 3 से 2, द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ एमिटेड इन द टू केसेस। यहां पे मान लो वेवलेंथ आ गई λ1 और यहां पे मान लो वेवलेंथ आ गई λ2। क्या आ गई बेटाओ और बियाओ, वेवलेंथ कितनी आ गई λ1 और λ2, λ1 और λ2 आ गई वेवलेंथ, यस सर। तो बस अब 1/λ1 कितना हो गया, हाइड्रोजन की बात हो रही है, r इंटू जेड स्क्वायर, पहले लिख दिया 1/n लोअर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर, यस सर, ठीक है। और यहां पे लिख दिया 1/λ2, है ना। 4 से 3 वाले जो ट्रांजिशन में वेवलेंथ निकलेगी वो होगी λ1, 3 से 2 वाला जो वेवलेंथ है, 3 से 2 वाला जो वेवलेंथ है उसमें 3 से 2 वाला जो ट्रांजिशन है उसमें जो वेवलेंथ निकल रही है वो है λ2। तो 1/λ2 इक्वल्स टू r इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/n लोअर, n लोअर हो गया 2 तो हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1/n हायर हो गया 3 का स्क्वायर। सही है क्या, पहले बताओ सही समझ में आ रहा है, यस सर। अब देख लो कितना आ गया r इंटू, ये हो गया 1/3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया r इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। बोलो रे बेटा इसको देख लो फटाफट से, चलते फिर आगे, है ना, 4 लिखा हुआ, ठीक, ओके साहब। कितना हो गया, वही आ गया, अभी तो निकाला था 1/4 माइनस 1/9, अभी नहीं निकाला था, तो 1/4 माइनस 1/9 कितना 5r/36, यस सर। ये कितना हो गया 5r/36
36। 9 और 16 का एलसीएम हो गया प्यारे बच्चों 144। ये सर कितना हो गया, ये आर आ गया इधर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको जगह इधर है, जगह तो वैसे दिल में होती है। 16 और 9 का कैल्शियम यानी एलसीएम हो गया 144। तो बेटा 9 इंटू 16 हो गया 144 और 16 इंटू 9 हो गया 144। तो ये कितना आ गया बेटा गुरुजी, आ गया अपने पास। देखो ए इधर लिख देता हूं, आर इंटू 7/144 है ना, आर इंटू 7/144। अरे ठीक है क्या, या ऐसे लिख दो गुरुजी 7r/144, 7r/144। अब आप लोगे रेशियो, इन दोनों का रेशियो, ये 1/λ1 और ये 1/λ2, इन दोनों का क्या ले लो बेटा, रेशियो ले लो। कितना आ गया गुरुजी 1/λ1 डिवाइड बाय 1/λ2, ये आ गया हमारे पास 7r/144 डिवाइड बाय 5r/36। गुरुजी अब तो हमको एक चीज समझ में आ रही है कि ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा। ये सर कितना हो गया ऊपर जाके 1/λ1 इंटू λ2/1 और ऊपर आ गया 7r/144, ये उल्टा हो गया बेटा 36/5r। यस सर ठीक है। अब देखो ये शहीद हो गया, आर से आर शहीद हो गया, 36 से 4 जा क्या होता है 144, तो आ गया आपके पास 7/5 4 जा 20। अब देखो ये आया आपके पास λ2/λ1 बराबर 7/20। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है λ1/λ2, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बेटा λ1/λ2 इसका उल्टा कितना हो गया 20/7। देखो वो आ गया, आपका आंसर आया कि नहीं आया बताना मुझे, है ना, 20/7 आ गया। ये देख लो, तो यार ये प्योर कैलकुलेटिव सवाल है, नीट 2012 का सवाल है, यानी एआईपीएमटी 2012 का सवाल है। ये है प्योर कैलकुलेटिव सवाल, बोलो रे बेटा। यस सर, देख लो इसको, है ना। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 4 से 3, और फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी 3 से 2। तो एक बार 4 से 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल लिया 1/λ1, एक बार 3 से 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल लिया 1/λ2, दोनों का निकाल लिया रेशियो, और हमारे पास हाजिर हो गया हमारा आंसर। इतना कैलकुलेशन तो बेटा जीवन में करना ही पड़ेगा, जीवन में आए हैं, है ना, तो ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देख लो, ठीक है सर, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो खूब सारे सवाल थे। यस सर, अगला सवाल 2016 का सवाल है, कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, यानी हो गया 3 से 2। यस सर, इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ओके, कह रहा है व्हेन इट जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट मतलब 4 से 3 आता है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी लैम्डा के टर्म्स में। तो मैंने कहा कि यार 3 से 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है ना वो कितनी है बेटा लैम्डा, तो 4 से 3 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगी वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश। बताओ हाँ या ना। अरे सवाल से तो ये समझ में आ रहा है कि 3 से 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा है, तो 4 से 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी होगी। तो मैंने कही कि भाई 4 से 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाएगी, लैम्डा डैश हो जाएगी, तो उसको लैम्डा डैश मान लेते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है, मैंने आपको कही थी इस तरीके के सवालों में, मतलब इवन फिजिक्स के किसी भी चैप्टर का सवाल हो या केमिस्ट्री का सॉल्व करने वाला सवाल हो, कुछ वैल्यू कुछ चीज दे रखी है और कुछ चीज पूछी, तो पहले नोट डाउन करो, लिखो, फॉर्मूला लिखो, इक्वेशन बनाओ जो दे रखा है, और फिर इक्वेशन बनाओ जो पूछा है। तो पहले क्या दिया है 3 से 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा है, तो हमने लिखा 1/λ बराबर आर, हाइड्रोजन की बात हो रही है, आर इंटू 1 का स्क्वायर, 1/n लोअर का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, माइनस n हायर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यस सर, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके रख लो, ये हो गया 1/λ बराबर आर इंटू 1/4 माइनस 1/9, फिर वही आ गया कैल्शियम कितना आ गया 9 और 4 का 36, 9 माइनस 4 5r/36 है ना। तो लैम्डा उल्टा, अरे समझ गए क्या, ये तो तीसरी बार निकाल रहे इसको सॉल्व कर रहे हैं। लैम्डा कितना आ गया गुरुजी, नीचे आएगा 36 ऊपर आएगा 5r, तो उल्टा पुल्टा कर दिया 36/5। अब गुरुजी ये निकाल के क्या उखाड़ लिया जीवन में, अभी आप देखो लैम्डा कितना हो गया 36/5। अब जो पूछा है बोल रहा है फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी होगी, मैंने कहा लैम्डा डैश होगी, तो मैंने बोल दिया 1/λ डैश बराबर आर इंटू जेड का स्क्वायर इंटू 1/n लोअर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर, यानी ये आ गया यहाँ पे 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। बोलो रे बेटा। यस सर, 1/λ डैश कितना हो गया आर इंटू 1/9 माइनस, फिर से वही आ गया गुरुजी, तो अभी 1/9 माइनस 1/16 किया था थोड़ी सी देर पहले, पिछले सवाल में ही किया था। 1/9 माइनस 1/16 कितना था 7r/144, तो 1/λ डैश कितना आ गया 7r/144। लो भाई, ये तो ऑलमोस्ट वैसे ही सवाल है। तो लैम्डा डैश कितना आ गया 144/7r, कितना आ गया 144/7r, और लैम्डा कितना आ रहा है 36/5r। दोनों को डिवाइड कर दो, यार का वैल्यू पुट कर दो, आपकी इच्छा है,
ऐसे देख लो, आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू कितना हो गया 36/5 लैम्डा। अरे यार बेटा आओ और भी आओ, आर का वैल्यू कितना हो गया 36/5 लैम्डा। आर का वैल्यू उठाया, फेंक के मारा यहाँ पे, आर का वैल्यू कितना है 144 डिवाइडेड बाय 7। आर का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 36/5 लैम्डा। ले भाई लो कर लो बात, 36/5 कितना आ गया अपने पास 36/5 लैम्डा। सही है क्या? यस सर। अब गुरुजी ये तो ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा गुरुजी 144/7 और ये उल्टा हो गया 5 लैम्डा बाय 36। यस सर। अब 144/36 कितना होता है 4, 36 इंटू 4 कितना हो जाए, समझ गए, 4 5 20, 20 लैम्डा बाय 7। देखो वो आ गया, तो लैम्डा डैश कितना हो गया 20 लैम्डा बाय 7। फिर से ये वैसा ही सवाल है, डेटा भी वही है, बस पहले लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 पूछा था, इस बार आपको इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा दे दिया और दूसरे के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब आपको 3 से 2 के लिए लैम्डा दे दिया और 4 से 3 के लिए लैम्डा डैश पूछ ले। कितना आया 20 लैम्डा बाय 7, 20 लैम्डा बाय 7 हो गया थर्ड ऑप्शन। और आप इसको देख लीजिए, आशा करता हूं बताना मुझे कि गुरुजी एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो पीवाईक्यू के सवाल थे वो हमारे आंसर मैच कर गए, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं यार बढ़िया सही है, अच्छी बात है ना। ओके हो गया बेटा, यस सर जी हो गया, 20 लैम्डा बाय 7 आ गया। पहले 3/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 से 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो गया लैम्डा, और 4 से 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा है लैम्डा डैश, ये हो गया लैम्डा डैश, ये नहीं पता मुझे, ये निकालना है। तो पहले जो गिवन है उसकी इक्वेशन लिखो और फिर जो पूछा है उसकी इक्वेशन लिखो, ठीक है। यस सर, 20 लैम्डा बाय 7 आ गया। लो भाई अगला सवाल हाजिर हो, फाइंड द रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटम एंड डबल आयनाइज्ड लिथियम +2। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है ना। तो आयनाइज एनर्जी क्या होती है, अगर आपको याद हो तो आयनाइज एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी है ना, कितनी होती है, नेगेटिव ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। याद है क्या? अरे बिल्कुल साहब याद है, मतलब तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो याद तो हो गई। माइनस ऑफ, तो हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है क्या, अरे वही 13.6 Z²। लो यार है ना, और ये किसके बराबर था, तो गुरुजी था +13.6 EV इंटू Z²। बिल्कुल साहब याद है। तो अब आपको किसके लिए निकालना है रेशियो, कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम टू दी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2। तो कितना हो गया 13.6, हाइड्रोजन के लिए Z² कितना हो गया 1², और लिथियम +2 के लिए कितना हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम Z हो गया 3, तो हो गया 3 का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 13.6, 13.6 शहीद हो गया, ये आ गया 1/9। तो क्या यही हमारा आंसर है, यही आंसर अपना 1/9। अरे तो बहुत बेसिक है, ये तो याद है गुरुजी, हमको तो याद है। कितना हाइड्रोजन के लिए 13.6, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के लिए 54.4, और उसके लिए कितना हो जाएगा आपके पास, ये बेरिलियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम के लिए कितना हो जाएगा 122.4 EV। याद है क्या? और नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, आपको तो रेशियो निकालना है। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला था कि सी भी एलिमेंट के लिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज 13.6 Z², हाइड्रोजन और लिथियम का निकालना है तो 13.6 Z², 13.6 Z²। हाइड्रोजन का Z हो गया 1, लिथियम का Z हो गया 2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। जैसे मैं बोलता हूं मुझे तो यहीं तक याद है, आपको और याद होंगे, बहुत अच्छी बात है। चले आगे, चलो भाई आगे चलो। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तुमने मुझे बताया नहीं, बड़े मक्कार हो। मैंने तुमसे कही थी टेबल बना लेना और कमेंट में लिखना हमने टेबल खुद से बना ली, बड़े मक्कार हो। और नहीं बनाई है तो खुद से बनाना और कमेंट में लिखना कि हमने टेबल बना ली है, कौन सी, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फंड, ये सारी टेबल बना ली और हमको सब याद, ठीक है। ओके, तो आपसे बोल रहे हैं वेव नंबर, वेव नंबर का फॉर्मूला ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सबसे पहले तो मैंने लिखा वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार, ये होता है वेव नंबर बराबर 1/λ बराबर RZ² इंटू 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर, यही होता है। यस सर। अब हाइड्रोजन की बात हो रही है यार, ऑब्वियसली लाइमन बाल्मर पाशन, तो हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया 1 हो गया ना, तो वेव नंबर का आंसर कितना आ गया गुरुजी, न्यू बार बराबर 1/λ बराबर, अरे न्यू बार ही तो होता है वेव नंबर, आर का वैल्यू कितना हो गया 10⁻⁷ इंटू 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर। कौन सी सीरीज की बात हो रही है, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज लाइमन में आता है 1 में, बाल्मर में आता है n बराबर 2 पे। तो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज
बाल्मर सीरीज की पहली लाइन होगी 3 से 2, फिर हो गई 4 से 2, 5 से 2, लास्ट लाइन होगी इन्फिनिटी से 2। यस और नो? तो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज याद है क्या? जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए कि गुरुजी लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज यानी सीरीज लिमिट याद है क्या? फर्स्ट लाइन 3 से 2, लास्ट लाइन इन्फिनिटी से 2, सीरीज लिमिट जिसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। क्या हो गया रे बेटा? इन्फिनिटी से 2, लास्ट लाइन यही हो गई। यस सर, बस अब पटक दो इसमें फॉर्मूले। देखो एन लोअर क्या हो गया? लोअर हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर। यस सर, माइनस 1 बाय एन हायर कितना हो गया? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर। बेटा इनफाइनाइट 1 बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर। देखो ना, अरे यार ये तो अनर्थ हो गया, नीचे इनफाइनाइट आ गया, मतलब जिस भी चीज के नीचे इनफाइनाइट आ जाए वो जीरो हो गई। तो यार 1 बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? जीरो हो गया। कितना हो गया बेटा? 1 बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? जीरो हो गया। यस सर, कितना आ गया? वेव नंबर कितना आ गया? 10 की पावर 7 इंटू 1 बाय 4 माइनस 0, तो 10 की पावर 7 बाय 4। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं? 0.25। अरे 1 बाय 4 क्या होता है? 1 बाय 4 क्या होता है? 1 बाय 4 होता है 0.25। 0.25 इंटू 10 की पावर 7। यस और नो? यस सर। मीटर इनवर्स में आ जाएगा क्योंकि आर का यूनिट भी मीटर इनवर्स है। अब देखो ऑप्शन ढूंढने, ये हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो 0, ये आ तो गया, मैच कर रहा ना, क्यों लिखना? फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट मैच कर रहा है। 0.25 टू 10 की पावर 7। 1 बाय 4 को लिख सकता हूं 0.25, 0.25 इंटू 10 की पावर 7। फोर्थ ऑप्शन अपना एकदम शानदार चकपक मैच कर रहा है। सॉल्यूशन है 2017 के सवाल का। तो आप खुद से देख पा रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस सड़क से उठा के स्टार बन रहा होगा क्योंकि आपसे सॉल्व हो रहे हैं नीट के सवाल। जी हाँ, बाकायदा, है ना? ऐसे कहने सुनने वाली बात नहीं है, चीजों को शुगर कोट करके नहीं बोल रहा हूं, सीधी सी बात है। आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, आपको सवाल करा, आपको पीवाईक्यू के सवाल दिया, आपसे पीवाईक्यू के सवाल बन रहे, ये तो चाहिए बच्चे को कि यार जो सवाल नीट का सन की बुड्ढा हर साल पूछता है, लास्ट 36 सालों में जो उसने सवाल पूछा वो हमसे बन रहे हैं। इसका मतलब हम जब नीट 2024 लिखने बैठेंगे तो उसमें कुछ भी अलग नहीं होने वाला। मतलब कि जो हमने साला 36 साल वाले पीवाईक्यू किए वैसे ही कुछ सवाल आएंगे और वो हमसे पेपर में बन जाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। चलो भाई अगला सवाल हाजिर हो। कितने और बच गए? 1 2 3, अभी तो है यार, खूब सारे सवाल दिए थे। लो भाई फिर से नीट 2017 का सवाल। अच्छा यार, ये जो मैंने चैप्टर शुरू किया है, मैं कहीं भूल ना जाऊं, न्यूक्लियाई। नीट 2023 में एक ही सवाल आया था। नीट 2023 में सिर्फ एक सवाल आया था। कितना? एक सवाल पूछा गया था, और वो भी पूछा गया था जो अब पोर्शन डिलीट हो गया, रेडियो एक्टिविटी उसमें से। जी हाँ, तो जो रेडियो एक्टिविटी पोर्शन है, जो डिलीटेड पोर्शन है, सिर्फ एक सवाल पूछा था 2023 में। एक सवाल, वो भी डिलीटेड पोर्शन से। कहां से पूछा था? रेडियो एक्टिविटी से। वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए बेटा, ये वाला सवाल पढ़ लो। द रेशियो वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अबे यार, बाल्मर सीरीज मतलब कहा गया? n बराबर 2। लास्ट लाइन कितनी होगी? इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी से 2। यस सर। और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन मतलब n बराबर 1 में आएगा। 2 बराबर 2 से 1 हो गई फर्स्ट लाइन, इन्फिनिटी से 1 होगी लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कितनी होगी? इन्फिनिटी से 1। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको बोल दिया लैम्डा 1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको बोल दिया लैम्डा 2। नहीं निकाल पाओगे? अरे निकाल लेंगे। रेशियो वेवलेंथ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज होगी इन्फिनिटी से 2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 1 है ना। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज होगी इन्फिनिटी से 1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 2। तो हमने कहा 1 बाय लैम्डा 1 कितना हो गया? r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन हायर का स्क्वायर। यस सर। और 1 बाय लैम्डा 2 कितना हो गया? r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय एन लोअर का स्क्वायर। एन लोअर हो गया फर्स्ट, और ये हो गया 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। बोलो। यस सर। 1 बाय इन्फिनिटी मतलब 0, 1 बाय इन्फिनिटी मतलब 0, तो ये हो गया 0। 1 बाय इन्फिनिटी मतलब 0, ये हो गया 0। समझा क्या हीरो? यस सर। कितना आ गया बेटा? गुरुजी आ गया r इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो 0 हो गया ना, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर हो गया 1 बाय 4, तो r बाय 4, और ये 0 हो गया, तो 1 बाय 1 हो गया, 1 माइनस 1 हो गया 1 बाय 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 0 कितना हो गया? 1। तो आ गया अपने पास r। रेशियो ले लो, रेशियो ले लो, तो रेशियो लोगे तो क्या आएगा? 1 बाय लैम्डा 1 डिवाइड बाय 1 बाय लैम्डा 2। तो आपने लिखा है पे 1 बाय लैम्डा 1, अच्छा पीछे लिख देता हूं यहाँ पे, वैसे जगह तो दिल में होती है, पर आपने लिख दिया 1 बाय लैम्डा 1 बाय 1 बाय लैम्डा 2। कितना है बेटा? r बाय 4 डिवाइडेड बाय r, यही आएगा। यस सर। ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? गुरुजी हो जाएगा 1 बाय लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बाय 1, और ये r बाय 4 बाय r कितना आ गया? r से r शहीद हो गया, कितना आ गया? 1 बाय 4। अब खुश मत होना, क्यों? क्योंकि आपके पास लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 आया 1 बाय 4। क्या ऑप्शन में 1 बाय 4 है? 1 बाय 4 है। 1 बाय 4 चलो अच्छी बात नहीं है, नहीं तो अगर 1 बाय 4 हो बच्चा सीधे टिक कर दे 1 बाय 4। क्यों?
क्योंकि उसका आंसर आ गया। लेकिन उसने देखा ही नहीं कि आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है वेवलेंथ। तो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज को बोला लैम्डा 1 और उसको बोला लैम्डा 2। तो आपको निकालना क्या है, सवाल के मुताबिक हमें निकालना है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। क्या निकालना है बेटा, सवाल के मुताबिक क्या निकालना है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। और आपका आंसर है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो इसका उल्टा करो, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 कितना हो गया, 4। क्या यही आंसर है, इस लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 4 है अपना आंसर। ये रहा। तो नीट 2017 का सवाल हमने सॉल्व कर डाला, फोड़ डाला एकदम, नीट के सवालों को फोड़ डाला। बोलो, और यही करना हमको साला, नीट 2024 के सवालों को भी फोड़ डालना एकदम। बोलो, मैच किया कि नहीं किया, देख लो देख लो। रेशियो लिया, खुश मत हो ना कि लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 आ गया, वही लगा दिया। इसीलिए बोला जाता है जोश में होश ना खोए, जोश में होश ना खोए। अगला सवाल, ये कोई पीवाईक्यू नहीं, नॉन पीवाईक्यू सवाल है। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। एक सेकेंड, सबसे पहले देखो, क्या मैंने तुम्हें बताया था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है। गुरुजी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ, कुछ भी बोलो, मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एनर्जी होता है hc बाय लैम्डा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, याद है क्या, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट एनर्जी, सॉरी मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कब आती है, जब ऑर्बिटल्स पास पास हो या दूर दूर हो। दूर दूर होगे तो मैक्सिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी कब होगी, पास पास होंगे। तो ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, पास पास। ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, पास पास। ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, पास पास। ठीक है, फील आ रही है, बताया था कि पॉइंट लिखवाया था, यस सर। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन, लाइमन का मतलब हो गया कि जहां से भी आएगा आएगा 1 में, और बाल्मर का मतलब हो गया जहां से भी आएगा आएगा 2। लाइमन का मतलब आएगा 1 में, बाल्मर का मतलब आएगा 2 में। अब आपसे बोलना जा रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइमन सीरीज, मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ। मैंने कहा मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कब आएगी, जब मैं कौन से ऑर्बिटल कंसीडर करूंगा, पास वाले। दूर दूर में तो एनर्जी गैप ज्यादा, पास में एनर्जी गैप कम, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, तो ऑर्बिटल पास पास होने चाहिए। तो फर्स्ट के सबसे पास कौन हो गया, 2, यस सर। और 2 के सबसे पास कौन हो गया, 3। बस हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया जवाब। ओके, तो यार इसके कोरिस्पोंडिंग आपने बोल दिया, इसके कोरिस्पोंडिंग लाइमन के कोरिस्पोंडिंग बोल दिया लैम्डा 1, और इसके कोरिस्पोंडिंग बोल दिया आपने लैम्डा 2। अब निकाल लोगे कि नहीं, हाँ गुरुजी बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या आएगा आंसर, देखो 1 बाय लैम्डा 1 कितना आ गया, यही लिख दो, हाँ सर लिख दो। कितना आ गया देखो, छोटी बच्ची हो क्या, 1 बाय लैम्डा 1 बराबर आर जेड स्क्वायर, कितना हो गया 1 बाय एन लोअर का स्क्वायर। अब तो प्रो हो गए हैं, नहीं सर प्रो नहीं हो गया, प्रो मैक्स हो गए, ठीक है, यस शाबाश। तो 1 बाय 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा, गुरुजी आ गया 1 बाय लैम्डा 1 बराबर आर इंटू 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4, 3 बाय 4, 3, अरे 1 माइनस 1 बाय 4 कितना हो गया, 3 बाय 4, तो 4 बाय 3 आ, तो लैम्डा 1 आ गया 4 बाय 3 आ, ठीक है। और यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, दूसरे वाले को। 1 बाय लैम्डा 2 कितना हो गया, आर इंटू जेड स्क्वायर, आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय एन लोअर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन हायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9। 4 और 9 के लिए कितना आ गया देखो, फिर से वही आ गया, यस सर 1 बाय लैम्डा 2 बराबर आर इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, कितना आ गया 4 9 जा 36, यस सर 5 आर बाय 36, 36 बाय 5 आर, तो लैम्डा 2 आ गया। अरे डायरेक्ट लिख दो, हाँ यार अब तो मतलब एकदम पक चुके हैं यार, ये फॉर्मूला लगा लगा के पक चिक पक राजा बाबू। लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकाल पाएंगे गुरुजी, एकदम डंके की चोट पे निकाल लेंगे बिना किसी दिक्कत के। अब इनका रेशियो निकालो, रेशियो तो बोल रहा है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 कितना हो गया, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 कितना हो गया, लैम्डा 1 का वैल्यू हुआ 4 बाय 3 आर, ठीक है 4 बाय 3 आर डिवाइडेड बाय लैम्डा। आप तो यहां पे 1 बाय, अरे भाई मुझे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो चाहिए ना, तो चाहे तू 1 बाय लैम्डा 1 और 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो ले ले, या तू इसको उल्टा करके लैम्डा 1 इसको उल्टा 2 करके लैम्डा 2 उसका रेशियो ले, तेरा आंसर वही आएगा। 1 बाय लैम्डा 1 और 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो जब लेगा तो आएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, उसको बाद में उल्टा करना पड़ेगा, तेरी मर्जी है, तू किसी का भी रेशियो ले, तू 1 बाय लैम्डा 1 और 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो ले और बाद में उल्टा कर दे, या तू इसको पहले उल्टा करके लैम्डा 1 इसको पहले उल्टा करके लैम्डा 2, इन दोनों का रेशियो ले ले बेटा, बेसिक मैथ्स है एकदम, ठीक है। इसका रेशियो ले ले, कितना हो गया 4 बाय 3 आर डिवाइड बाय 36 बाय 5, ठीक है, कितना है बेटा गुरुजी, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यस सर ये ऊपर जाएगा 36 बाय 5 आर, उल्टा हो जाएगा 5 आर बाय 36, 5 आर बाय 36, आर से आर हो गया शहीद, कितना आ गया 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 36। अब देखो चकाचक एकदम 4 इंटू 9
36 कितना हो गया 5/27। क्या आंसर है 5/27, फोर्थ ऑप्शन है। यस सर, मैच किया कि नहीं किया बताना, है ना। सारे बताना कितने लोग के सारे पीवाईक्यूज, ये जो सारे के सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल थे जिससे सही हो गए, ठीक है। बताइएगा जरूर से, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। देख लिया? यस सर। सर ये पूरी सच बताया ना तो पूरी टेबल हमने केमिस्ट्री में पढ़ी है, और अब फिजिक्स में पढ़ने के बाद तो चाहे साला केमिस्ट्री में सवाल पूछ ले एटॉमिक स्ट्रक्चर का, चाहे फिजिक्स में पूछ ले, हम तो फोड़ के आएंगे और पूरी टेबल हमारे दिमाग में जहन में बस गई है। बोलो ठीक है, चलो आगे फिर आ जाओ। ये देख लिया, यस सर। लो भाई अभी दो सवाल और है, ऐसे कैसे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये निकाल ली क्या हमने, ये निकाला क्या अभी, लाइमन और बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन। अरे ये तो निकाला, लाइमन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बाल्मर, वही तो सेम सवाल है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग लाइमन एंड बाल्मर, कितना आंसर है 5/27। रिपीट हुआ ये सवाल, है ना, 5/27। तो ये सेम एज प्रीवियस, रिपीट हो गया सवाल, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। तो इसका मतलब ये जो हमने सवाल सॉल्व किया यहाँ पे, ये पीवाईक्यू ही तो हुआ। यस सर, ठीक है। तो रिपीटेड सवाल है, नीट 2013 का सवाल है, 5/27, ठीक है सर। चलो आगे भाई। आहा आहा, ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट साला नीट 2023 का सवाल, लेटेस्ट सवाल सॉल्व हुआ कि नहीं। बिल्कुल हो गया सर, है ना। चलो देख लेते क्या इसका आंसर है, फटाफट से आ जाओ। बोल रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज। सबसे पहले फिर वही बात घिसी पिटी, जो दिया है उसकी इक्वेशन लिखो और जो पूछा उसकी इक्वेशन बाद में। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया मैक्सिमम एनर्जी, शॉर्टेस्ट या मिनिमम वेवलेंथ का मतलब हो गया मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब मिलेगा, जब ऑर्बिटल कैसे होंगे, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस मिलेगा जब ऑर्बिटल दूर दूर होंगे। यस सर, तो ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, दूर दूर। ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, दूर दूर होंगे भाई, दूर दूर होंगे भाई, दूर दूर होंगे भाई, ठीक है। यस सर, तो बाल्मर सीरीज। अब साला इलेक्ट्रॉन आए कहीं भी बाल्मर में, लाइमन बाल्मर कहीं से भी आएगा कहां पे, 2 पे ही आएगा। यस सर, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा दूर दूर। तो भाई सबसे दूर से कहां से आ सकता है, अरे सबसे दूर से कहां से आ सकता है, इन्फिनिटी से आ सकता है, तो इन्फिनिटी से 2 कर दो, तो इन्फिनिटी से 2। बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा, यानी दूर दूर से आएगा एकदम। तो बाल्मर सीरीज में कहां पे आके गिरेगा, आसमान से गिरा, खजूर में अटका, तो कहां से आएगा, 2 पे आएगा। और मैक्सिमम एनर्जी के लिए आपको एकदम दूर लेना पड़ेगा, तो इनफाइनाइट से 2। तो सबसे पहले आपने लिख दिया 1/λ, है ना। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ऐसे लिखा आपने अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 1/λ इज इक्वल्स टू r/z² इंटू 1/n लोअर का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर। ये सर, n हायर कितना हो गया इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना हो गया 0 हो गया, ये हो गया 0। ये सर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, तो आ गया आपके पास r/4। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/λ आ गया r/4, तो लैम्डा कितना आ गया 4/r। ओके, अब क्या उखाड़ लिया निकाल के, उखाड़ लेंगे आप, टेंशन मत लो। पहले बताओ यहां तक मैच किया आपका, यस सर मैच करके, लैम्डा बराबर 4/r, लैम्डा बराबर 4/r। अब जो पूछा है बोल रहा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ समझ गए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी मतलब एकदम दूर से आना चाहिए, ब्रैकेट, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट, मतलब कि जहां से भी आएगा 4 में आएगा, आसमान से गिरेगा खजूर में अटकेगा। देखो ना, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट, n बराबर 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 4 में आएगा। और आपको बोला जा रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी मतलब बहुत दूर से आएगा, तो कहां से आएगा इनफाइनाइट से आएगा, कहां से आएगा इनफाइनाइट से। तो आपने बोल दिया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, मैंने कहा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश, तो मैंने कही 1/λ बराबर r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर, है ना। आप मुझे जरूर से बताना, मुझे अच्छा लगेगा ये जान के कि आपसे नीट 2023 का सवाल हुआ और सारे पीवाईक्यूज और सारे सवाल आपसे सॉल्व हुए। 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया 0, 1/λ डैश कितना हो गया, 1/λ डैश हो गया r इंटू 1/16, है ना। 1/λ डैश कितना हो गया r/16, यस सर। 1/4 का स्क्वायर ना 1/16, उल्टा कर दो, लैम्डा डैश कितना हो गया 16/r। अरे भाई लैम्डा कितना हो गया 4/r, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता, अरे 4 इंटू 4/r, हाँ लिख दो, 16/r को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4/r, फेयर इनफ, बिल्कुल सर 4 इंटू 4/r, और 4/r ये तो देखा देखा लग रहा है, 4/r कितना है लैम्डा, तो 4/r का वैल्यू लैम्डा पुट कर दिया तो हो गया 4 लैम्डा, तो लैम्डा डैश कितना आ गया 4 लैम्डा, देखो वो आ गया कितना आ गया 4 लैम्डा, फर्स्ट ऑप्शन आ गया।
मैच किया कि नहीं? अरे यार इसका मतलब तो ये हो गया नीट के सवाल हमसे बनते हैं और जो लेटेस्ट सवाल पूछा गया एटॉमिक स्ट्रक्चर पर वो भी हम सॉल्व कर लिए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है ना। देख लो इसका सॉल्यूशन बेटा, यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू है, देख लीजिए और बताइएगा कि आपका भी आंसर आया कि नहीं आया, है ना। और नहीं आया अगर तो भाई देखो कहां गड़बड़ कर रहे हो। मतलब गुरुजी ने एक बात बता दी कि इस तरीके के सवाल जब आपको कुछ वैल्यू दे रखी है तो पहले उसके बारे में लिख लो और जो पूछिए फिर उसके बारे में लिखो। तो जो दिया हुआ है उसके बारे में लिखा और फिर जो पूछा है उसके बारे में लिखा, है ना। लैम्डा डैश कितना आ गया आपके पास? 4 टाइम्स लैम्डा आ गया। तो फाइनली हमारा होमवर्क भी डिस्कस हो गया, थोड़ा समय लगा लेकिन क्या करें, होमवर्क डिस्कशन और पीवाईक्यू डिस्कशन तो जरूरी है। देखो भाई अब हम न्यूक्लियाई के बारे में शुरू कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो लिखी है ना ये सब थ्योरेटिकल है, ये सब हमको पता होना चाहिए। और एक बात बताओ, ये सब हमको पता भी है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो? अरे केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक बार फिजिक्स में भी देख लो यार, ठीक है। तो पहले मैं देखूं कि भाई ये विजिबल है क्या एकदम? हाँ सर, थोड़ा छोटा सा फॉन्ट एडजस्ट करने के लिए पीपीटी में, लेकिन ये विजिबल है, ठीक है। देखो भाई सारे पॉइंट देख लो फटाफट से, क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियस, सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम, जहां पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मेजॉरिटी ऑफ द मास सिचुएटेड हो एटम के सेंटर पे, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम। किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड साहब ने। सबसे पहली बार किसने बात करी थी न्यूक्लियस के बारे में? रदरफोर्ड साहब ने बात करी थी, यस सर। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग, यस सर। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज कितना होता है याद करो? यस सर, न्यूक्लियस का साइज होता है 10 की पावर, ये आप बता चुके हो सर, ये तो आप पिछले चैप्टर में ही बता चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज 10 की पावर -15 मीटर। और एफएम मतलब फेम्टोमीटर एफएम मतलब फेम्टोमीटर यानी 10 की पावर -15 मीटर। फेम्टोमीटर यानी 10 की पावर -15 मीटर। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियस का साइज कितना हो गया? और याद है मैंने आपको बताया था कि जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस की साइज से 10 की पावर 5 यानी 1,00,000 गुना बड़ा है। 1 10 100 याद करो ना, 10 की पावर 5, यस सर, ए इस प्रकार से, यस सर। 1 10 100 1000 10,000 1 लाख बताया था मैंने, यस सर। यानी कि ऐसे मान लो कि क्रिकेट का स्टेडियम हो गया और बीच में पिच पे बॉल रखी है, तो जो पिच पे बॉल रखी है वो न्यूक्लियस है और वो जो स्टेडियम हो गया वो पूरा एटम है। ये कंपैरिजन करके चलो, यस सर। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज 10 की पावर -15 मीटर, वाइल द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इज 10 की पावर -10 और एंगस्ट्रॉम। रेशियो भी निकाल लिया था, यस सर, लिखा हुआ है। अब देखो, अरे ये न्यूक्लियस का साइज कितना हो गया? 10 की पावर -15 मीटर और इसका 10 की पावर 5 टाइम्स कर दो तो 10 की पावर -15 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर -10, ये किसका साइज हो गया? एटम का। अब आगे देखो, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है यार। अब मतलब मैं बताऊंगा कि तुमको कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तुम तो केमिस्ट्री के महाराजा हो, एक्सपर्ट हो, प्रो मैक्स हो केमिस्ट्री के। तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू मतलब ऑर्बिटल्स में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और बचा जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो किसमें स्थित होता है? किसमें ठसाठस भरा रहता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर रेफर्ड एज न्यूक्लियॉन्स। किसके अंदर रहते? न्यूक्लियस के अंदर रहते। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइंडली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। A nuclide is represented by XAZ, ये अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। एटॉमिक नंबर, मास नंबर अभी बता दूंगा, देखो लिखा हुआ है और बता भी देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, X ऊपर लिखा है A, नीचे लिखा है Z। पहले बताओ ये विजिबल है? हाँ सर विजिबल है। और बाकी यहाँ पे भी ऐसे बड़ा बड़ा लिख देता हूं। X ये कोई एलिमेंट हो गया, ये हो गया मास नंबर, ये हो गया एटॉमिक नंबर। A हो गया मास नंबर, पता है ना? यस सर। Z हो गया एटॉमिक नंबर, पता है सर। तो Z हो गया एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए हो गया मास नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, पता है ना? ये सर हल्के में ले रहे हो क्या आपको? ये हो गया एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हो गया मास नंबर। मास किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन का मास तो नगण्य नेग्लिजिबल है। मास किसकी वजह से आता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सर देख लो, मास नंबर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक बात बताओ, अगर मैं ए में से जेड माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? ए है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं ए माइनस जेड कर दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ये सर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये है एन प्लस पी और ये है पी। तो आप माइनस कर दो, एन प्लस पी में से पी माइनस कर दो तो एन बच गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया? ए माइनस जेड। कितना आ गया? ए माइनस जेड। क्या बोलती पब्लिक? यस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया आपके पास, एन प्लस पी माइनस पी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया? ए माइनस जेड। ये पता होना चाहिए, पता होगा वैसे आपको। ये सर आगे लिखा हुआ है
एटॉमिक मासेस आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक मास यूनिट यू या एएमयू, ये तो अपने को पता ही, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, सब केमिस्ट्री, सब कुछ केमिस्ट्री। एटॉमिक मास यूनिट या जिसको शॉर्ट फॉर्म में यू भी बोल देते हैं, पेपर में नहीं पूछ रहा, फिजिक्स में नहीं पूछ रहा तुमसे, तो सब केमिस्ट्री है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज mass of carbon 12 atom divided by 12, yes sir, which equals to 1.66 into 10 की power minus 27 kg. One atomic mass unit is 1/12 of carbon 12 का mass. कार्बन 12 के एटम का मास डिवाइडेड बाय 12 भी वन एटॉमिक मास यूनिट है रेफरेंस के लिए, और वो किसके बराबर है पता है सबको? यस सर। केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं बताना मुझे? यस सर, केमिस्ट्री में पढ़ा है। 1.66 into 10 की पावर minus 27 kg। प्रोटॉन का मास 1.6726। इतना कौन याद करेगा डेसिमल? मैं तो 1.66 याद करूंगा, और तुम्हें भी वही बोलूंगा याद करने को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग मास सेम है। प्रोटॉन का थोड़ा सा कम है 1.6726 और न्यूट्रॉन का 1.674 है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली मैं क्या ले लूंगा? दोनों के मासेस सेम ले लूंगा। कितने? 1.66 into 10 की पावर minus 27 kg। प्रोटॉन का मास लिखा है, न्यूट्रॉन का मास लिखा है, ये एएमयू में लिखा है, आपको तो केजी में याद रखना है भाई, एएमयू वीएमयू में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 की पावर minus 31 kg। तो आपको सर हमें एएमयू वाले मास याद रखने? बिल्कुल नहीं रखने, आप तो क्या याद रखो? केजी वाला मास याद रखो। और सुनो, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन के लिए कितना ले लो? 1.66 into 10 की पावर minus 27 kg। और ये याद रखो, मैं ऑलरेडी बता चुका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो कितना टाइम्स होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840, 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पता है ना? यस सर पता है। ये देख लो पूरा, इसको जहन में बसा लो, और केमिस्ट्री में पढ़ा है तो रिवाइज कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते। ठीक है साहब, तुमने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। चले आगे। यस सर, मास नंबर एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ए में से जेड माइनस करूंगा तो एन प्लस पी में से पी माइनस हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा ए माइनस जेड। ठीक? यस सर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो मास नंबर है ये या तो हो सकता है एटॉमिक नंबर के बराबर हो या एटॉमिक नंबर से बड़ा हो, ये कभी छोटा नहीं होगा। मास नंबर इज नेवर स्मॉलर देन एटॉमिक नंबर। लिख देता हूं की पॉइंट यहां पे, क्या याद रखना रे बेटा, है ना? याद रखना कि जो एक्स ए जेड, ई पॉइंट एक्स ए जेड, ए हो गया मास नंबर, जेड हो गया एटॉमिक नंबर। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ए फॉर एटॉमिक, ए एटॉमिक भी ऐसे शुरू रहते हैं, एटॉमिक ना 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 ना, ऐसे ऐसे मत करो रे, है ना? तो ये क्या हो गया रे बेटा? गुरुजी हो गया मास नंबर। क्या हो गया? मास, देख लो, ये हो गया मास नंबर, ये हो गया एटॉमिक नंबर। तो आपको याद रखना है यार, आपको पता है ना एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? 0। अगर न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो गई तो ये भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो गई तो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन न्यूट्रॉन की मिनिमम न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। जैसे H11 हो गया, H11 में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर 0 हो गई तो क्या दोनों बराबर नहीं हो गए? हाँ। लेकिन जैसे न्यूट्रॉन की संख्या 1 हुई, जैसे ये मास नंबर एटॉमिक नंबर से एक ज्यादा हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो गई, वैसे ही हम क्या बोलेंगे? वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा? जैसे न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी तो मास नंबर एटॉमिक नंबर से 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखेंगे ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड, यानी ए हो गया मास नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मास नंबर या तो जेड से बड़ा है, यानी मास नंबर एटॉमिक नंबर से या तो बड़ा या बराबर है। ग्रेटर देन इक्वल टू समझते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे मास नंबर इज आइदर इक्वल्स टू जेड या एटॉमिक नंबर, और मास नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। या तो मास नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर है, या तो मास नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर है, या मास नंबर एटॉमिक नंबर से ज्यादा। बोलो ठीक है? अरे यार बेटा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये सर पढ़ा है, तो इसी बात पे ये देख लो, ये छाप लो, ठीक? ये देख लो, ठीक है? ये सवाल सॉल्व कर दो, 1991 का सवाल है गुरुजी। इससे पुराना कोई सवाल मिले तो वो भी करवा दो। अब भाई जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड पीवाईक्यू तो जिस साल का भी होगा वही करवाऊंगा ना। अभी मैं आपको यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का पीवाईक्यू थोड़ी दे दूंगा 2022 का, जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड पीवाईक्यू दूंगा। अब जो भी वो ईयर का होगा, हमको क्या बोला जा रहा है गुरुजी? बोला जा रहा है इन द न्यूक्लियस ऑफ
सोडियम Na2311 इन द न्यूक्लियस ऑफ, ध्यान से, इन द न्यूक्लियस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो एटम में बोला है या न्यूक्लियस में? गुरुजी न्यूक्लियस में बोला है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यार देखो ना, ये 11 क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए, यस। और न्यूट्रॉन कितने हो गए? गुरुजी न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन की संख्या होती है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 23 माइनस 11 यानी कितना हो गया? 12। तो प्रोटॉन की संख्या हो गई 11 11, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 12। और न्यूक्लियस की बात करें, ध्यान से देखो, सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी, मेहरबान कदरदान साहिबान, न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो आंसर कितना आ गया गुरुजी? प्रोटॉन हो गए 11, न्यूट्रॉन हो गए 12 और इलेक्ट्रॉन हो गए 0। तो 11 12 और 0, तो आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। सही है? अरे सही है, यस सर। गुरुजी मान लो न्यूक्लियस की जगह एटम बोल दे, फिर ये समझ में आ गया। न्यूक्लियस में हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना हो गया? 23 माइनस 11, और न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसको कॉपी करता हूं और अब ये सॉल्व करो, ये बताओ कितना होगा। गुरुजी यहां पे आपने काम किया, इन द न्यूक्लियस बोल के न्यूक्लियस की जगह क्या बोल दिया? एटम बोल दिया। अब बताओ यार आंसर क्या होगा? इन दी एटम ऑफ, अब बताओ आंसर कितना होगा? प्रोटॉन तो वही है, प्रोटॉन कितने हो गए? 11, यस सर। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 23 माइनस 23 माइनस 11 यानी हो गए 12। कितने हो गए? 12 हो गए, यस सर। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एटम आपको मान के चलना न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन तो कोई पॉजिटिव चार्ज अपने साथ लाता नहीं, न्यूट्रॉन तो अपने साथ कोई पॉजिटिव चार्ज लाता नहीं है। वो तो क्या होता है बेटा? गुरुजी न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो आपको एटम बोला है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, तो बेटा अगर प्रोटॉन 11 है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। तब आंसर कितना आता गुरुजी? तब आंसर आता अपने पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए आंसर आता अपने पास 11 12 और 11। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। 11 12 और इसको ठीक कर देता हूं, ऑप्शन बना देता हूं ना, अरे ऑप्शन बना देता हूं भाई, एक मिनट। 11 12 और 11, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता। अभी समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ सर, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पिछले सवाल में कितनी हो गई रे? 0 हो गई। अब एटम की बात हो रही है, तो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, ठीक है। ये देख ले बेटा, चले आगे। एटम के अंदर, एटम मैं मान के चलूंगा कैसा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यस। कैसा है एटम? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर हो गई? इलेक्ट्रॉन के बराबर। आयंस में हो जाता है डिफरेंस, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। अगर कुछ नहीं बोला तो एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानेंगे, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या। बस पहले पढ़ लेंगे कि भैया यहां पे न्यूक्लियस दिया है या एटम दिया है। ए भैया चले आगे, चलो भाई आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है A nucleus represented by the symbol XAZ has, 2004 का सवाल है। जल्दी बताओ कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? प्रोटॉन कितने हो गए? Z, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? A माइनस Z। तो क्या आंसर आ गया? Z प्रोटॉन एंड A माइनस Z न्यूट्रॉन। पहला ही ऑप्शन सही है, देख लो, ताबड़तोड़ एकदम हमला कर दिया, हमला बोल दिया, बिल्कुल साफ सही, ठीक है। 2004 का सवाल हो गया। चलो फिर आगे बढ़ो। लो भाई, द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज, द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज, बताओ भाई क्या होगा मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस? अभी बताया था मैंने, A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z, यानी जो मास नंबर होता है वो या तो, ठीक है भाई, ठीक है, नहीं मैं सस्पेंस खराब कर रहा। चलो बताओ, बताओ भाई। गुरुजी मास नंबर आपने बोला, मास नंबर जो है एटॉमिक नंबर से या तो ज्यादा है या बराबर है। मास नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर से या तो ज्यादा है, बराबर है, छोटा नहीं। तो लेस वाला तो ऑप्शन, ऑलवेज लेस, लेस तो होता ही नहीं कभी। ऑलवेज मोर देन, नहीं ऑलवेज मोर देन क्यों? बराबर भी हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन जायज नहीं है। अरे मास नंबर एटॉमिक नंबर से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। ऑलवेज लेस, लेस तो कभी होते हैं। ऑलवेज मोर नहीं, बराबर भी हो सकता है ना। समटाइम्स इक्वल, हाँ ये सही लग रहा है मुझे, समटाइम्स इक्वल, समटाइम्स कभी ज्यादा, अरे जैसे कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी बराबर। ऐसे मत बोलना कि कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम, राइमिंग करने के चक्कर में सब गुड़ गोबर कर दो। नहीं नहीं, कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी बराबर। हाँ यार गुरुजी, हम तो सर राइमिंग में गलत कर देते इसको। सी सही हो गया, समटाइम्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, समटाइम्स लेस देन। जैसे ही मैंने देखा समटाइम्स लेस देन, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा भाग, समटाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। देख लो बेटा, 2003 का सवाल, शाबाश, ये बात। चले भाई आगे। यस चलो भाई आगे चलो।
बोल रहा है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर देख लेते, बहुत बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिर नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो देख लो, नहीं पढ़ा तो देख लो। साइज ऑफ न्यूक्लियस गुरुजी पता तो है 10 की पावर -15 मीटर, अरे हाँ ना सुन तो सही, ऑर्डर इज फर्मी यानी 10 की पावर -15 मीटर। एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस, अरे न्यूक्लियस के अंदर कौन सा है, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे, खचा खचा बढ़ते जा रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या बढ़ रही तो न्यूक्लियस बड़ी होती जा रही है, यस वही लिखा हुआ है। एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस इट्स साइज आल्सो इंक्रीज, अरे ज्यादा न्यूक्लियॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए न्यूक्लियस का साइज भी तो ज्यादा होना चाहिए, यस सर। इट्स साइज आल्सो इंक्रीजेस एंड रिलेशन बिटवीन इट्स रेडियस एंड मास नंबर इज, यार सबसे इंपॉर्टेंट, आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ए क्या है, मास नंबर, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 1/3, मास नंबर की पावर 1/3, पहले बताओ ये विजिबल है, यस सर, मास नंबर की पावर 1/3 है ना, तो रेडियस जो है वो मास नंबर के कैसे प्रोपोर्शनल, मास नंबर की पावर 1/3, इसका मतलब एस ए इंक्रीजेस, जैसे जैसे, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोड़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस पावर 1/3 कोई बात नहीं, तो जैसे जैसे ए बढ़ेगा, जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा, है ना, मास नंबर बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी बढ़ेगा। अब आप बोलोगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, ये आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर नॉट, तो आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, ये फॉर्मूला चकपक याद रख के एकदम तैनात हो जाओ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आर नॉट इज अ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी है, आर नॉट, यार 0 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर देता हूं गुरुजी, लिटिल लिटिल, अरे नहीं भाई लिटिल लिटिल नहीं, अभी तो जो है तवे ठीक नहीं है, तो दिमाग का साबुन स्लो रखा है एकदम, ये देखो आर नॉट कितना हो गया 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी यानी 1.2 फेम्टोमीटर, अरे आर नॉट की वैल्यू बता रहे हैं वो, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, डब्बे में बंद कर दिया, मतलब इंपॉर्टेंट है, आर नॉट तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 एफएम यानी 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, आर हो गया रेडियस ऑफ न्यूक्लिया, ए हो गया मास नंबर, है ना, आर क्या हो गया रेडियस ऑफ न्यूक्लिया, ओके, और ए क्या हो गया मास नंबर, मास नंबर, और आर नॉट क्या हो गया, आर नॉट तो कांस्टेंट है, यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस पहले बताओ, समझ में आ गया, यस सर। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, बेटा न्यूक्लियस को मैं स्फीयर मानूंगा, न्यूक्लियस को स्फीयर मानूंगा, तो न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। पहले बताओ ये क्या लिखा है उसको छोड़ो, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम 4 पाई/3, 4 पाई/3 तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आर क्यूब, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आर क्यूब के, अगर वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया और आर खुद किसके प्रोपोर्शनल है, ए की पावर 1/3 के, इधर देखो मैं कह रहा हूं वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया गुरुजी, आर की पावर 3, 4/3 पाई आर क्यूब। अब याद करो आर किसके प्रोपोर्शनल होता था गुरुजी, आर प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1/3 के, यस सर, तो क्या मैं कह दूं कि आर खुद किसके प्रोपोर्शनल होता था, ए की पावर 1/3, और आर का भी क्यूब हो रहा है, हाँ यार सर, तो एक क्यूब से 1/3 उड़ जाएगा, 1/3 से 3 शहीद हो जाएगा, कितना आ जाएगा ए, इसका मतलब वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास नंबर, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हुआ, मास नंबर की पावर 1/3, और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास नंबर, जैसे जैसे मास नंबर दुगना हो गया वॉल्यूम दुगना हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, देखो, अरे यार बेटा सही है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हुआ, आर क्यूब के, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ए की पावर 1/3, अब ए की पावर 1/3 का क्यूब क्या हो गया, ए, तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, ए, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास नंबर डबल वॉल्यूम डबल, मास नंबर ट्रिपल वॉल्यूम ट्रिपल, मास नंबर 100 टाइम्स वॉल्यूम 100 टाइम्स, ये देख लो, तो ये जो दो डब्बे में बंद किए आपको याद होने चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ठीक है सर, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, वाह वाह, चले आगे, ये सर आगे चलते, अब देखो मजे की बात, ये तो बता ही दिया मैंने तुमको, अब इधर देखो भाई, ये देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या लिखा है, अरे बहुत आसान है, सुन तो ले, किसके न्यूक्लियस की, किसके डेंसिटी की बात हो रही है, न्यूक्लियस, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, बच्चा बच्चा जानता है, आपकी पब्लिक को पता है कि डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन पूरा डिराइव कर रखा है मैंने यहाँ पे, मास बाय वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब, मास कितना हो गया, मास हो गया किसका मास, न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम ले लो, सेम ले लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम ले लो, एमपी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन,
तो एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है? ए। मास नंबर क्या होता है? ए। वो क्या दर्शाता है? ए क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो गया? ए। एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है? एमपी। तो ए न्यूक्लियॉन्स का मास कितना हो जाएगा? ए एमपी। मास ऑफ न्यूक्लियस समझ गए? अरे यार इधर देख, मास ऑफ न्यूक्लियस, सुन मेरी बात। मास ऑफ न्यूक्लियस इधर लिख दो, इधर देख, इधर देख, मास ऑफ न्यूक्लियस, इधर देख ले, मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। कितने हैं? ए है। ए क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए है। एक का मास कितना है? एमपी। एमपी, अरे एमएन बोलते हैं, एमपी बोले एक ही बात है। कितना हो गया? ए इंटू एमपी। हाँ यार सर, तो न्यूक्लियस का मास कितना हो गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू एक न्यूक्लियॉन का मास। एक न्यूक्लियॉन का मास मल्टीप्लाई विद टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एएमपी। यस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया? एएमपी। तो यहां पे डेंसिटी लिखने के दौरान मास लिख दिया एएमपी, वॉल्यूम लिख दिया 4/3 पायर क्यूब। रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज आर नॉट। अरे रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। तो रेडियस की वैल्यू पुट कर दी कितनी? रेडियस की वैल्यू पुट कर दी आर नॉट ए की पावर 1/3, उसका क्यूब कर दिया, तो आर नॉट का हो गया क्यूब, ए की पावर 1/3 का क्यूब कितना हो गया? ए। फेयर इनफ। अरे आर क्या होता है? आर होता है आर नॉट ए की पावर 1/3, क्यूब कर दो, आर क्यूब कितना हो गया? आर नॉट का क्यूब, ए की पावर 1/3 का क्यूब कितना हो गया? ए। तो कितना आ गया? ए इंटू आर नॉट का क्यूब। बोलो अब ये, हाँ सर पता है हमको कि 3 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? देखो, ए से ए शहीद हो गया। हाँ साहब, ए से ए शहीद हो गया, बिल्कुल। अब देखो तो सही, ए से ए शहीद हो गया, 3 ऊपर चला गया। ए से ए शहीद हो गया, 3 ऊपर चला गया, कितना आ गया? 3mp/4πr0 का क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, 3 कांस्टेंट है, फिक्स है, एमपी यानी मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है, फिक्स है, 4 की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, आर नॉट की वैल्यू फिक्स है। आर नॉट की वैल्यू थी 1.2 FM। सारी वैल्यू फेंक के मारी तो हमें मिला डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अरे बेटे, ओ बेटे, मौज कर दी बेटे। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मिला 2.3 × 10⁻17 kg/m³। मतलब कि कोई भी एलिमेंट ले लो, उसकी न्यूक्लियस ले लो, उसकी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी वो तो फिक्स है। कैसे? आप खुद देख लो, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। मैंने तो यहाँ पे जनरली शुरू किया ना, डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम। मास कितना हो गया? मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। अब भाई नॉर्मली सॉल्व करते करते मैं पहुंचा तो मैंने पाया कि तो फिक्स है, कांस्टेंट है। इसका मतलब मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती डेंसिटी, यानी एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करती डेंसिटी। चाहे आप हाइड्रोजन लो, चाहे बिस्मथ लो, चाहे यूरेनियम लो, चाहे कुछ भी ले लो, प्लेटिनम ले लो, जो लेना है ले लो, सबकी न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम है। कितना है? 2.3 × 10⁻17। इंडिपेंडेंट है किसके? एटॉमिक नंबर और मास नंबर सबके इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब सबकी न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम, 2.3 × 10⁻17 kg/m। किस ऑर्डर का हो गया? 10⁻17 kg/m³ के ऑर्डर का हो गया। तो देखो क्या लिखा हुआ, इट मींस दैट रो यानी डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए यानी मास नंबर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट। लिखा हुआ ना, मतलब जनरलाइज कर दिया, थंब रूल हो गया, की पॉइंट हो गया। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लिया ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट इज सेम एंड इट्स ऑर्डर इज 10⁻17 kg/m³। या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो कितना हो गया? 10⁻14। अरे kg/m³ को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻17 की जगह आ जाएगा 10⁻14। अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब में याद रख लो, कितना? 10⁻17। ये इस ऑर्डर का है, ठीक है क्या? यस सर। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ये परे, ये इन सब चीजों से परे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इस सब से परे। हर एक न्यूक्लियस, दुनिया में जितने भी एटम्स हैं उन सबकी न्यूक्लियस का डेंसिटी 2.3 × 10⁻17 kg/m³ होगा। बोलो रे बेटा। यस सर। शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी नाइस। चले आगे, चले आगे। यस सर, चलो भाई आगे चलो। अब देखो यार, ये वाला सवाल सॉल्व करना है यार जरा, बहुत ही रद्दी सा सवाल है। क्या कह रहा है? 2 न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो 1:3, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज विल बी। अबे यार, मतलब ये कोई सवाल है कोई? चल जल्दी सॉल्व कर दे। रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी सेम है, चाहे मास नंबर का जो रेशियो हो ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी सेम है, तो 1:1 आंसर आ गया। नहीं आया? न्यूक्लियर डेंसिटी सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, तो सबके लिए सेम है, विदाउट एनी भेदभाव, विदाउट एनी भेदभाव सबके लिए सेम है। तो रेशियो कितना गया? 1:1। आया नहीं आया? आ गया सर।
ये देखो, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ की पॉइंट है, देखना यार बेटा, है ना, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एरिया ऑफ एटम बाय एरिया ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एक एक करके। रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एटम का रेडियस कितना होता है, एटम का 10 की पावर -10, न्यूक्लियस का 10 की पावर -15, तो ये रेशियो कितना आ गया, 10 की पावर 5। बोलो रे बेटा, यस सर। अरे ऊपर आ गया एटम, एटम बड़ा कि न्यूक्लियस बड़ा, गुरुजी एटम बड़ा, न्यूक्लियस छोटा सा, तो एटम बाय न्यूक्लियस कितना होता है, तो पहले से ही पता था 1 लाख, 10 की पावर 5। अब इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रेडियस का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस की जगह लिख दो एरिया ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम की जगह लिख दो एरिया ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की जगह लिख दो एरिया ऑफ न्यूक्लियस, और इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो कितना, 10 की पावर 10, क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है वो तो पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर करोगे तो एरिया आएगा। अगर रेडियस का जो रेशियो है वो 10 की पावर 5 है, तो एरिया का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 10 की पावर 10, और वॉल्यूम अपने को बताया कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम होता है आर क्यूब, तो रेडियस का रेशियो अगर 10 की पावर 5 है, तो रेडियस ऑफ एटम की जगह वॉल्यूम ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की जगह वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो ये जो रेडियस का रेशियो है इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, कितना आ गया, 10 की पावर 15, तो देखो 10 की पावर 5, 10 की पावर 10, 10 की पावर 15, ये क्या है, रेडियस, एटम बड़ा या न्यूक्लियस, एटम, तो रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एरिया ऑफ एटम बाय एरिया ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, 10 की पावर 5, 10 की पावर 10, 10 की पावर 15, इसका स्क्वायर हो गया 10 की पावर 10, इसका क्यूब हो गया 10 की पावर 15, ये देख लो, आया नहीं आया, आ गया साहब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बोलो रे बेटा, यस सर, शाबाश। चलो भाई, ये वाला सवाल सॉल्व करके बताओ, 2003 का सवाल है, जल्दी से सॉल्व कर दो, चलिए फटाफट, क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय फैक्टर ऑफ, अभी बताया ना, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर 5, एरिया ऑफ एटम बाय एरिया ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर 10, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर 15, कितना आंसर आ गया गुरुजी, 10 की पावर 15 आ गया, यस बोलो, इजी है, यस सर। अब बेटा जी, है ना, आज का लेक्चर हल्का फुल्का रखते, और ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, R=R0 a की पावर 1/3, इस पे मैं कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं पीवाईक्यू के, एक हो गया 95 का सवाल, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एक ये सवाल हो गया 2015 का, जी हाँ, ये 2015 का सवाल, ये आपको सॉल्व करना है, और मैं आपसे मिलूंगा भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, यस बिल्कुल सही बात है ना, तो यार मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में, और जिस पार्ट में मैं कर दूंगा न्यूक्लियाई को खत्म, और हम शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर, तो करेंगे बार आखिरी बार, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में न्यूक्लियाई के नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूक्लियाई को फिनिश करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स को फिनिश करेंगे, और शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर। आज का लेक्चर एकदम हल्का फुल्का, अब रेडी रहेगा कि जो अगले जो लेक्चर आने वाले हैं 2 3 4, वो बड़े लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है, तो यार बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।